स्वागत है आपका जनता टीवी में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी की बैठक जारी है। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ले रहे बैठक। यूपी चुनाव सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु भी मीटिंग में मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल हुए। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में शामिल हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। बीजेपी दफ्तर में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है, जिसमें सह प्रभारी बनाए गए हैं और सभी पार्टी के बड़े नेता आज इस बैठक में शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, हरियाणा के मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और कई बड़े नेता भी मौजूद हैं। अहम बैठक चल रही है। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक ले रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग में प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पार्टी की रणनीति की रचना तय करेंगे। संगठन और चुनाव से संबंधित सभी निर्णय उनकी तरफ से लिया जाएगा। संगठन में नीचे से ऊपर तक मंथन जारी है। इस मीटिंग में पार्टी की आगामी रणनीति तय की जा रही है। तो यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक ले रहे हैं। बैठक में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ पार्टी के सभी नेता मौजूद हैं। अविनाश हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अविनाश, बड़ी बैठक चल रही है बीजेपी दफ्तर पर, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? अविनाश, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अविनाश, बीजेपी की बड़ी मीटिंग चल रही है बीजेपी दफ्तर पर। योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्री हैं। किस तरीके की रणनीति बनाई जाती है? जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ स्तर पर बैठक करके पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए अविनाश। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बीजेपी लगातार बैठकें कर जो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करने का काम कर रही है। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान आज लखनऊ पहुंचे हैं। और जी तो बिल्कुल अविनाश, आज बीजेपी की अहम बैठक चल रही है और बीजेपी की बैठक में पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जो सह प्रभारी की पहले मीटिंग हुई, उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में बैठक में शामिल हो चुके हैं। साथ में पार्टी के बड़े नेता भी शामिल है। हमारे संवाददाता अविनाश लगातार दफ्तर के बाहर है और जानकारी साझा कर रहे हैं। अविनाश, तो हम आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है और बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है और बूथ लेवल पर किस तरीके से बीजेपी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को पार्टी की ओर हम कार्यकर्ता है उनको मजबूत करने में जुटी है। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हुए हैं। उनका दूसरा कार्यक्रम कल गोरखपुर होगा। साथ ही अभी पिछले 1.5 घंटे से उस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ सहित डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। करीबन 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही है और ये बैठक कहीं अहम मानी जा रही है कि जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों तक, जनता तक हम अपनी सारी जो विचार हैं उनको लेकर वहां तक पहुंचेंगे। चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक चल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ग्रेटर नोएडा के दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सम्राट मिहिर भोज को विदेशी
आक्रांताओं की छक्के छुड़ाने वाला धर्म रक्षक सम्राट बताया। सीएम योगी ने कहा कि महापुरुषों को कभी जातीय सीमाओं में कैद नहीं करना चाहिए। उनका महान बलिदान किसी व्यक्ति का परिवार के लिए नहीं बल्कि समूचे देश के लिए होता है। मूर्ति के अनावरण के बाद सीएम योगी ने हापुड़ और अमरोहा जिले का दौरा किया। इन जिलों में सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने हापुड़ को करीब 340 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, तो वहीं अमरोहा जिले को 433 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाओं की सौगात दी। जिलों को सौगात देने के बाद सीएम योगी ने संबोधन में न सरकार की उपलब्धियां गिनाई बल्कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। अराजकता नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते 7 खानदान बीत जाएंगे, लेकिन 7 पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो भरपाई नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, क्या सरकार और क्या उस समय उनके जनप्रतिनिधि भी ऐसी चिंता करते थे? नहीं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं था। वहां पर तो मैं और मेरा विकास पर सर्वव्यापी सीमित था। किसी जनपद में कोई विकास की योजना आती थी, अंदर बात होने लगती थी, जनता तक वो पहुंचता ही नहीं था। आज महंत की महासमाधि हुई। जी हां, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी भू समाधि दी गई इनको। महंत के पार्थिव देह को समाधि देने से पहले शहर में घुमाते हुए संगम में गंगा का स्नान कराया गया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को बाघांबरी मठ लाया गया, जहां संत परंपरा के मुताबिक बाघांबरी मठ के बगीचे में भू समाधि दी गई। हम आपको तस्वीर भी 6 दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से आज पूरा दिन का कार्यक्रम चला। महंत की भू समाधि में सभी अंतिम शिष्य बालवीर गिरी ने उनकी पूरी क्रियाकलाप की और संतों के बताए अनुसार मठ के बगीचे में महंत नरेंद्र गिरी को शव आसन दिया गया। मंत्रोच्चारण के बीच महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को भू समाधि दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु समाज मौजूद रहे। हरिद्वार से लेकर अन्य जगहों से अलग अलग अखाड़ों और मठों से साधु प्रयागराज पहुंचे। बताया जाता है कि पूरे देश में 13 अखाड़ों के संत आए और महंत की भू समाधि प्रक्रिया में शामिल हुए। तो वहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले महंत की मौत मामले में आनंद गिरी से 12 घंटे पुलिस ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट दिखाकर आनंद गिरी से पुलिस ने अलग अलग अधिकारियों ने पूछताछ की, जिस दौरान आनंद गिरी ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने आनंद गिरी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। आनंद गिरी के अलावा हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोनों को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी के कमरे में मिले सुसाइड नोट में आनंद गिरी के नाम का जिक्र आने के बाद सोमवार रात हरिद्वार से उनको हिरासत में लिया गया था। आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को मौत का जिम्मेदार बताया गया है। ये नरेंद्र गिरी महाराज की हत्या के मामले में उनके शिष्य पूर्व शिष्य रहे आनंद गिरी महाराज और आद्या तिवारी, जिन्हें उनके जो सुसाइड नोट था उसके आधार पर जिनको आरोपी बनाया गया था, इनको आज पुलिस गिरफ्तार करके इनको लाई थी और इनको सीजेएम न्यायालय हरियाणा नाथ की कोर्ट पेश किया गया था और इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट द्वारा केंद्रीय कारागार नैनी जो प्रयागराज में वहाँ जेल भेज दिया है। अगर अब इनके पुलिस रिमांड पर लेने की कोई प्रक्रिया या कोई प्रार्थना पत्र दी जाती है तो उसकी सुनवाई बाद में निश्चित की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को समाधि देने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की महामंत्री हरि गिरी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच पुलिस और प्रदेश सरकार कर रही है। वहीं इसके अलावा अखाड़ा परिषद की एक जांच टीम भी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और पूरे प्रकरण में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सजा दी जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की जांच कमेटी तय भी करेगी। साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने जाने पर महंत हरि गिरी ने कहा कि अभी तक हम लोग महंत नरेंद्र गिरी के सदमे से उबर नहीं पाए। जब हालात सही हो जाएंगे तो इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा काम है खुद भी जांच करना और एक रिसर्च पे जाना है। तो आप भी जांच कर रहे हैं? हाँ जी,
पूरी की पूरी हृदय से मैं अंदर खाने से यहाँ लगा हुआ हूँ। और जो लोग भी इसको व्यवस्था है, कल हमारी वार्तालाप हुई है और आगे भी जल्दी आप लोगों में संतुष्ट होगा, जांच होगी और सही जांच होगी। पीएम में एक बाल भी कोई मिलावट नहीं रहेगी, ये वचन देता हूँ आपको। अभी मैंने उपाध्यक्ष से पूछा, उसने कहा कि हम लोग काम है पहला कि सब तरह से खड़े कहराना है निंजनीय अखाड़े के साथ, क्योंकि निंजनीय अखाड़े को भगवान गिर जी को महंत बनाया था। उनके पहले राम नारायण गिर के बलदेव गिर जी को महंत बनाया था। बलदेव गिर जी को भी निंजनीय अखाड़ा बनाया था। भगवान गिर जी को भी निंजनीय अखाड़ा बनाया था। नरेंद्र गिर जी महाराज को निंजनीय अखाड़ा बनाया था। इसलिए हमारा काम है दलदल से, इस पीड़ा से, दुख से कब उभरते, उसके बाद हमारी जब इनके देखेंगे हम कि इनसे चर्चा हो सकती है तो निश्चित चर्चा करेंगे। यूपी के जिले संभल में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा के लिए लगवाए गए पोस्टर और विज्ञापनों में पौराणिक क्षेत्र संभल को गाजियों की धरती दिखकर अयोध्या के मामले की तरह संभल में भी विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। जबकि बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए संभल को धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित किए जाने की बड़ी घोषणा की थी। दरअसल आज एआईएमआईएम की ने संभल क्षेत्र के सिरसी कस्बे में जनसभा आयोजित की गई है। इस जनसभा को एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संबोधित किया। भारी संख्या में जनसभा में लोग पहुंचे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और आईएसएस और सपा और बसपा को जमकर निशाना साधा गया। ओवैसी की जनसभा में पोस्टर और विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए। इन पोस्टर्स में अयोध्या मामले की तरह संभल को गाजियों की धरती लिखकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले संभल में ओवैसी की 2 महीने में दूसरा दौरा है। सम्राट मिहिर भोज का मुद्दा अब मुजफ्फरनगर में भी पैर पसारने लगा है। आज मुजफ्फरनगर में सैकड़ों युवाओं ने मिहिर भोज को लेकर आपत्ति जताई है और प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सहारनपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस ने जाम को खुलवाने की कोशिश की गई तो युवाओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर मार्ग को खाली करवाया गया। पुलिस के लाठीचार्ज से डरकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं की भीड़ सड़क और खेतों में दौड़ पड़ी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसको लेकर पिछले कई दिन से विवाद चल रहा। अभी तक सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर अपना सम्राट बताते हैं, लेकिन अब राजपूत समाज ने सम्राट मिहिर भोज को राजपूत बताते हुए अपना दावा ठोक दिया है। कुछ सहारनपुर क्षेत्र के कुछ युवक थे जो सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा के अनावरण को लेकर विरोध पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और अनावश्यक रूप से यहाँ पे सड़क पे बैठे थे वो लोग। उनको यहाँ से हटा दिया गया था और उनको समझा बुझा के यहाँ से कि जो भी उनकी बात है वो अपना एक प्रतिनिधिमंडल अपना बना के लेके आए, उनकी बात सुनी। यूपी के अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने मेरठ से की। गिरफ्तारी के बाद अब मौलाना से पूछताछ की जाएगी। उनके साथ ही उनके सहयोगी 3 और मौलानाओं और ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा कि मौलाना कलीम अवैध धर्मांतरण केस में गिरफ्तार किए गए उमर गौतम के करीबी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उमर से पूछताछ के बाद मिले सुराग के आधार पर एटीएस ने यह कार्रवाई की है। यह भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण संचालित सिंडिकेट संचालित करता है तथा गैर मुस्लिमों को गुमराह कर, भयाक्रांत कर उन्हें धर्मांतरित करता है तथा उन्हें भी दावा के कार्य में के लिए तैयार करता है। दावा जो कार्य है वो बेसिकली धर्मांतरण के लिए आमंत्रण से संबंधित शब्द है। एटीएस उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ सुदृढ़ सूचना तंत्र सक्रिय कर आसूचना को पुष्ट किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जो कि फुलत का रहने वाला है द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है।
तो वहीं अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने धर्मांतरण करने वालों को पकड़ा जा रहा है और विपक्ष उन्हें अपने साथ मंच पर जगह देते थे। और विदेशी फंडिंग ये आज का प्रकरण नहीं था, ये पिछली सरकारों का बहुत ही पसंदीदा कहना चाहिए। ऐसे लोगों को महिमा मंडित करना जो विदेशों से फंडिंग कराते हैं, या जो लोग धर्मांतरण कराते थे वो आपको सपा के मंच पर दिखाई देते थे, वो आपको बसपा के मंच पर दिखाई देते थे, वो आपको कांग्रेस के मंच पर दिखाई देते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्र हैं। ऐसे लोगों को हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं जो लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, या देश में धर्मांतरण जैसा काम कर रहे हैं, या देश में विदेशों से आग लगाने के लिए फंडिंग करा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम आज एटीएस कर रही है आदरणीय योगी सरकार में। यह हमारी इच्छा शक्ति है, वो उनका तो। सपा की ओर से निकाली गई किसान यात्रा नरेश उत्तम की अध्यक्षता में रायबरेली पहुंची, जहां नरेश उत्तम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों, नौजवानों, मजदूरों की समस्याओं, कुटीर उद्योगों की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा को देखते हुए ये किसान यात्रा निकाली गई है। वहीं नरेंद्र गिरी हत्याकांड में सपा नेता का नाम आने पर उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद निष्पक्ष जांच की बात कही है। अपने फसलों की मूल्य की मांग करता है कि हमको जो भारत सरकार ने तय किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य वो हमको दे दो। तो जब वो मांग करता है, धरना देता है, अनुनय विनय करता है, अनुरोध करता है और अनशन करता है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार उन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करती है और उन किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ती है, उन किसानों के ऊपर पानी की बौछार करती है, उन किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाती है और अपनी फसलों के मूल्य मांगने पर किसानों को अपमान भरी भाषा बोली जाती है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में इंदिरा नगर स्थित गुलमोहर अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला अपार्टमेंट से रहने वाले एक डेयरी कारोबारी के यहां कर्मचारी थी और शाम को वो डेयरी कारोबारी के साथ ही कार से आई थी। बताया ये भी जा रहा कि दोनों के बीच फ्लैट में झगड़ा हुआ और उसके बाद ये घटना हुई। सूचना पर पुलिस की आला अधिकारी मौके पर पहुंची हैं और मामले को आत्महत्या या फिर हत्या दोनों दिशाओं में जांच कर रही हैं। देखिए, एक लेडी की डेड बॉडी यहाँ कल्याणपुर क्षेत्र में मिली हुई है और इसमें ये इसकी नीचे फर्श पे गिरी हुई है। पता चला किसी सोसाइटी के 10वें मंजिल पर ये अपने दोस्त के यहाँ आई हुई थी। बाकी अभी जो मेन अक्यूज्ड है वो हम लोगों को मिल गया है, हम उससे पूछताछ करेंगे और ये घटना का क्या कारण है, क्या मोटिव है, कैसे सारी चीज़ें हुई, ये अपडेट हम आपको बाद में कर देंगे। अभी तो तुरंत ही उसको हम लोगों ने डिटेन किया है। अभी पूछताछ नहीं हो पाई है, पूछताछ होकर के जो भी अपडेट रहेगा हम उसे जारी कराएंगे। अब रुख करते हैं देवभूमि का। हरिद्वार के लक्सर में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बहिष्कार किया जाएगा। वहीं हमारे संवाददाता ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की। आगे हम तो आंदोलन हमारा वही जारी रहेगा। लक्सर महापंचायत में पहुंचे, संयुक्त किसान मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा है। कितने फायदे इसके मिल रहे हैं? मोर्चा पंचायत भी करेगा, संयुक्त मोर्चा पूरे देश में आंदोलन भी करेगा, अपनी बात भी देश के सामने रखेगा। सरकारों ने क्या क्या काम कर्मकांड कर लिया वो भी बात रखेगा, सब बताएगा। अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती आंदोलन को, सरकार कोई वो खुदा थोड़ा होगी कि नहीं बिल वापसी लेगी। किसान देश का ना कमजोर है, ना था और ना रहेगा। सरकार बिल वापसी मिलेगी, सरकार एमएसपी पे कानून भी बनाएगी और नहीं तो आंदोलन झेल लेगी। आने वाला विधानसभा चुनाव में भाजपा का बहिष्कार किया जाएगा, क्या पता क्या होगा आने वाले टाइम में।
बिल्कुल बात किया जा सकती है। हमारे साथ राकेश टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का बहिष्कार किया जाएगा। क्या ना पसंद विकास करे जनता टीवी हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और बाजपुर के विधायक यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 13 करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने विकास की गति को जारी रखने की बात कही है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की दौड़ में बाजपुर वर्तमान स्थिति में बेहद आगे है। क्षेत्र के जनता की समस्या का समाधान करना उनका कर्तव्य है। जो 9.5 सालों में हमने यहाँ क्या किया, सड़कों का जाल बिछा है, हमने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे विद्युतीकरण के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मार्गों सड़कों के क्षेत्र में हो। समग्र विकास, चहुमुखी विकास को परिभाषित करने का काम यहाँ के सेवक ने किया है और मुझे विश्वास है कि यह जो सिलसिला विकास का हमने शुरू किया है वह विकास रथ रुकेगा नहीं। हम चाहते हैं कि बाजपुर अलग दिखाई दे, बाजपुर में बदलाव दिखाई दे और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राज्य बेरोजगारों को सरकार आने पर 1 लाख नौकरी देने के वादे पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी से सवाल किया है कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली में कितनी सरकारी नौकरी दी है जो अब उत्तराखंड में आकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। वहीं हरीश रावत की पोस्ट सामने आने के बाद आपने भी मोर्चा खोल दिया है। आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरीश रावत को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि हम आंकड़ों के साथ वादा करते हैं। हरीश रावत जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी 1 लाख नौकरी नहीं दे सकती है। हम हरीश रावत जी को बताना चाहते हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती है। आम आदमी पार्टी आपको बहस के लिए खुली चुनौती देती है कि कैसे 6 महीने के अंदर 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे, कैसे 5,000 का बजट भत्ता जो है बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार युवकों को दिया जा सकता है, जिसका आर्थिक बोझ 4,800 करोड़ सालाना होगा। ये सब आम आदमी पार्टी आपको समझाने के लिए तैयार है, बशर्ते आप स्थान और समय चिन्हित करें। आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक वयोवृद्ध नेता हैं। पूर्व आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेज हो गई। एक तरफ बीजेपी महिलाओं को टिकट देने की बात कह रही तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी उन महिलाओं को टिकट देने जा रही जो बीते 5 साल में आम जनता के बीच गई हैं और जनता की समस्याओं का समाधान भी किया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला ही है, इसीलिए कांग्रेस अब महिलाओं को टिकट देगी। रितु खनूड़ी जी ने अपने पार्टी के परिप्रेक्ष्य में जो भी बातें कही हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करता हूं कि उनकी भावना को उनकी पार्टी सम्मान करे और तद अनुरूप कार्य करे। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस हमेशा हमारी बहनों का और महिलाओं का सम्मान करती आई है और हमारी तो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी खुद महिला है। तो जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हों, उस पार्टी का महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति क्या रवैया, क्या सम्मान का दर्जा होगा। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे जनता टीवी। नमस्कार।